नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कंपनी लॉ 2013 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी आपकी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपका 3rd नंबर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का समापन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, क्या कारण होता है कंपनी का समापन क्यों किया जाता है, विघटन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर उससे करें, ताकि आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेचे चलाया जा रहा है उसका लाभ आप लोगों तक पहुंच सके, या आपके जो भी नोन है उन तक आप वीडियो को जरूर शेयर करें। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आपका जो ऑनलाइन का आवेदन का डेट था वो 25 अगस्त 2026 था, वो एक्सटेंड हो चुका है। अब 31 अगस्त इसकी डेट कर दी गई है एक्सटेंड। तो जो भी रिमेनिंग फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। अब आगामी आगामी आपकी किसी प्रकार से कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है, लास्ट चांस है आपका। और जल्दी ही आपका एग्जाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो मोस्टली आपको लास्ट अक्टूबर मान के एग्जाम की तैयारी करनी है। हालांकि अक्टूबर में एग्जाम लगना इम्पॉसिबल लगता है मेरे को, क्योंकि नगरीय चुनाव हुआ है। और आपके जो एग्जाम है, जहाँ तक नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्ट तक लगने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, कंपनी का समापन यानी वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। देखते हैं इसको, यानी कंपनी का समापन आपका टॉपिक है। तो कंपनी का समापन का मतलब पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो कंपनी का समापन कंपनी के जीवन को समाप्त करने की प्रक्रिया होती है, यानी जो कंपनी अभी वर्तमान में अस्तित्व में है उसको एक तरीके से लीगली प्रोसेस के माध्यम से उसको समाप्त करने की प्रक्रिया होती है। यानी कंपनी का समापन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यानी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होता है। जो भी फॉर्मेलिटीज होती है लीगली प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और इसका जो समापन होगा, यानी इसका जीवन काल को समाप्त करना है, तो एक के प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोगों ने कंपनी का समापन कर दिया या कंपनी को बंद कर दिया, तब तक कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम नहीं हटाया जाता है रजिस्ट्रार द्वारा, तब तक कंपनी का समापन यहाँ पे नहीं माना जाता है। तो कंपनी का समापन एक व्यवसाय के सभी जो भी असेट्स है उसको बेचा जाता है, बेचने जो क्रेडिटर्स है उसको पेमेंट करने, शेयर होल्डर्स को शेष संपत्ति का वितरण करने और फिर व्यवसाय को समाप्त करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के समय एक सरकारी समापक नियुक्त किया जाता है जो अपने हाथों में कंपनी का नियंत्रण लेता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है, यानी कंपनी का समापन करने हेतु या तो कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा या न्यायालय द्वारा या ट्रिब्यूनल द्वारा या राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक कंपनी समापक की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब उसमें जो कंपनी समापक व्यक्ति होता है वो जो भी कंपनी की बैलेंस शीट में संपत्तियां दर्शाई गई है, कितनी लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, कितनी स्थायी संपत्तियां हैं, इसके अलावा कितने क्रेडिटर्स है, ठीक है, और कितना लोन ले रखा है, एक्सेट्रा जो भी बैलेंस शीट में स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग संपत्ति को बेचा जाता है। उनसे जो पैसा रिकवर होता है उसको जो लेनदार है उनको भुगतान करने का कार्य किया जाता है। अगर कोई शेष बच जाता है तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको लास्ट में भुगतान कर दिया जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है। तो वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ beginning a company's existence to an end. It involves selling off all the business's assets, paying off creditors, distributing the remaining assets among shareholders, and finally closing down the businesses. During this process, a government-appointed liquidator takes control of the company. नेक्स्ट इसमें वह एन जो लिक्विडेटर होता है वह संपत्तियों को अपने अधिकार में लेता है। क्या लेता है? एन जो असेट्स है उसको अपने कब्जे में ले लेता है और इन्हें बेचकर ऋणों का भुगतान करता है।
और अंत में जो राशि शेष बच जाती है तो उसको सरप्लस को शेयर होल्डर्स के मध्य वितरित करने का कार्य करता है। इस प्रकार यह अपनी संपत्तियों की प्राप्ति के बाद कंपनी को बंद करने, अपनी जो भी देनदारियां हैं उनका भुगतान करने और उसके सदस्यों को भी शेष धन का वितरण करने की एक तरीके से प्रक्रिया होती है। ठीक है, यही कंपनी का समापन कहलाता है। अब इसमें देखेंगे सब कंपनी का समापन क्यों किया जाता है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक होता है, क्या कारण होता है, एक्सेट्रा जो भी डिटेल्स है। अब इनको वन बाय वन देखते चलेंगे। तो इसे कंपनी का परिसमापन भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है इसको, वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। समापन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद कंपनी का नाम रजिस्टर से हटाकर कंपनी का समापन कर दिया जाता है और ये सूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाती है। यानी अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि समापन क्या होता है और विघटन क्या होता है, दोनों चीजों में अंतर होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो है समापन और एक है विघटन। तो ये तो होती है आपकी फर्स्ट प्रोसेस होती है, यानी कंपनी को समाप्त करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, संपत्तियों को बेचा जाता है, दायित्वों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, जो भी लीगली प्रोसेस की कार्रवाई की जाती है वो तो होता है समापन। और लीगली प्रोसेस की कंप्लीट कार्रवाई होने के बाद में जैसे संपत्तियों को बेचने के बाद जो राशि है उनको लेनदारों को भुगतान करना, जो राशि शेष बची है शेयर होल्डर्स को भुगतान करना, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद में एक तरीके से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है। तो संपूर्ण एक तरीके से यहाँ पे कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसी को विघटन कहा जाता है। उस समापन की दशा में कंपनी अपना बिजनेस जो व्यापार है उसको चालू रख सकती है। ठीक है, लेकिन विघटन की दिशा में कंपनी का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो किसी भी प्रकार से अपना बिजनेस चालू नहीं रख सकती है। तो ये ध्यान रखना आपको, समापन और विघटन में ये विशेष अंतर होता है। अब टाइप्स ऑफ समापन के प्रकार देखते हैं, किसके प्रकार देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप के प्रकार देखते हैं। तो इसमें समापन आपका एक तो दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपका अनिवार्य समापन यानी कंपलसरी वाइंडिंग अप, और एक होता है ऐच्छिक समापन। यानी दो तरीके से समापन किया जाता है, एक तो होता है आपका अनिवार्य और एक होता है फ्रेंड्स ऐच्छिक। ठीक है, तो अब इनको देखते हैं। पहले बात करेंगे अनिवार्य समापन अथवा अधिकरण द्वारा समापन। यानी अनिवार्य समापन या तो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है या अधिकरण द्वारा किया जाता है या न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब इसके पीछे कारण होता है कि कंपनी देश की प्रभुता अखंडता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है या इलीगल कार्रवाई कर रही है। ठीक है, या दुश्मन देश शत्रु देश के साथ में व्यापार कर रही है, एक्सेट्रा कई सारे रीजन होते हैं। या कंपनी लगातार 5 वित्तीय वर्षों से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक कर रही है। ठीक है, या लेनदारों की कोई शिकायतें हैं, डेटर्स की कोई शिकायत है, एक्सेट्रा जो भी शिकायत है उसके आधार पर कंपनी का अनिवार्य समापन किया जाता है। या कंपनी का जो टाइम पीरियड था, जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया गया था, अगर वो उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे समापन अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। तो अनिवार्य समापन के बारे में बात करते हैं पहले। तो अनिवार्य समापन कब होता है, तब होता है जब किसी कंपनी को कानून द्वारा, किसके द्वारा, कानून द्वारा और सामान्यतः न्यायालय के आदेश द्वारा एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर की नियुक्ति करने के लिए आदेश दिया जाता है, जो संपत्तियों को बेचकर यानी जो असेट्स होती है उसको बेचकर उस आय को लेनदारों में वितरित करता है। कंपनी को अधिकरण द्वारा समापन के आदेश निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। जो ट्रिब्यूनल होता है, कंपनी ट्रिब्यूनल होता है, वो किन दशाओं में कंपनी को आदेश देता है अनिवार्य समापन के रिगार्डिंग। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप occurs when a company is ordered by law and typically through a court order to appoint a liquidator who sells the assets and distributes the proceeds among the creditors. A company receives a winding up order from the tribunal under the following circumstances. निम्नलिखित परिस्थितियां होती है, कौन कौन सी होती है। अब इसमें इस प्रकार से आपको प्रश्न आ सकता है कि अनिवार्य समापन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो फर्स्ट सिचुएशन होती है दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है। कंपनी का कोई लाइबिलिटीज है, अगर वो तय समय पर लाइबिलिटीज का भुगतान नहीं कर पाती है, जैसे क्रेडिटर्स को भुगतान करना हो, इसके अलावा किसी बैंक का कोई लोन लेयर का है उसका पेमेंट करना हो, डिवेंचर का पेमेंट करना हो, एक्सेट्रा जो भी उसके लेनदार होते हैं कंपनी का, अगर उसका भुगतान तय समय पर करने में चूक करती है तो कंपनी का यहाँ पे ट्रिब्यूनल द्वारा अनिवार्य समापन कर दिया जाता है। यदि कंपनी अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ है तो अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश यहाँ पे दे सकता है। यानी इफ द कंपनी इज अनेबल टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। एक तो पहला रीजन तो ये हो गया, यानी दायित्वों का भुगतान करने में अगर असमर्थ है, इनकेपेबल है, तो यहाँ पे कंपनी का कंपल्सरी एक तरीके से समापन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है विशेष प्रस्ताव के द्वारा समापन। फिर एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से इसका समापन हो सकता है। तो कोई कंपनी अपनी बैठक में, जो भी इसकी बैठक होती है, में विशेष प्रस्ताव स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करके अधिकरण से कंपनी के अनिवार्य समापन की प्रार्थना कर सकता है। यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर है, डिवेंचर है, क्रेडिटर्स है, उनकी एक बैठक होती है, बैठक में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के अनिवार्य समापन प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष पेश किया जा सकता है।
यदि अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कंपनी का समापन करना लोकहित एवं कंपनी के हितों के विरुद्ध है तो कंपनी के समापन का आदेश देने से मना कर सकता है। अब जो प्रार्थना पत्र जिन व्यक्तियों द्वारा लगाया गया है उसके अधिकरण ट्रिब्यूनल जांच करता है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी का समापन लोकहित के विरुद्ध नहीं किया जा रहा तो आदेश दे सकता है। अगर उसको लगता है कि लोकहित और राष्ट्र के नीतियों के विरुद्ध इसका समापन किया जा रहा है, इसमें अन्य व्यक्तियों का हित प्रभावित होगा, तो आदेश देने से वो मना भी कर सकता है। यदि अधिकरण कंपनी की प्रार्थना से संतुष्ट हो जाता है तो कंपनी का समापन करना ही उचित है, तो वह कंपनी के समापन की कार्रवाई आरंभ करने का आदेश दे सकता है, यानी वो गुणों के आधार पर निर्णय करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। थर्ड रीजन है इसमें, अगर कोई कंपनी राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कार्य कर रही है, जैसे यदि कंपनी ने भारत के संप्रभुता और अखंडता के हितों, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता यानी एथिकल रूप से अगर वो हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है तो कंपनी को समापन का आदेश यहाँ पे मिल सकते हैं। अध्याय 19 जो बता रखा है कंपनी लॉ 2013 के अकॉर्डिंग में, बीमार कंपनी के तहत यदि अधिकरण ने कंपनी के अध्याय 19 के तहत कंपनी के समापन का आदेश दिया है तो कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग जो बीमार कंपनी के पुनरुद्धार और पुनर्वास से संबंधित है, इसके आधार पर भी वो समापन का आदेश यहाँ पे अनिवार्य रूप से दे सकता है। कौन दे सकता है? ट्रिब्यूनल। चौथा रीजन इसमें, फोर्थ नंबर का रीजन है, क्या है? धोखाधड़ी और गैर कानूनी उद्देश्य या मामले, यानी धोखाधड़ी या गैर कानूनी उद्देश्य के लिए कंपनी कार्य कर रही है तो इस संबंध में ट्रिब्यूनल इसको अनिवार्य समापन के रूप में आदेश दे सकता है। यदि इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की यह राय है या ओपिनियन है कि कंपनी के मामलों को धोखाधड़ी में आयोजित किया गया है, यानी धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की गई थी, तो कंपनी धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए बनाई गई थी या इसके मामलों के गठन का या प्रबंधन में संबंधित व्यक्तियों के संबंध में धोखाधड़ी, दुर्व्यवहार, दुराचार का दोषी रहा है, तो उचित है कि कंपनी का यहाँ पर समापन होना चाहिए। एंड फ्रॉडमेंट एंड अनलॉफुल purposes of matters, if under this act the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted fraudulently, that the company was found for a fraudulent purposes, or that the persons concerned in its information or management have been guilty of fraud, misdemeanors or misconducted, and it is just that the company should be wound up। और नेक्स्ट रीजन इसका फिफ्थ नंबर का, लाभ एवं हानि या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में अगर चूक करती है तो इसमें रीजन होता है कि लगातार 5 वित्तीय वर्षों का अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करने में चूक करती है तो यह कंपनी का अनिवार्य समापन किया जा सकता है। तो कंपनी के वित्तीय विवरणों या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में लगातार 5, ये ध्यान रखना है कितने वर्ष, इस पर प्रश्न आ सकता है, कितने वर्षों तक अगर चूक की जाती है तो उसका अनिवार्य समापन किया जाएगा। तो लगातार 5 वित्तीय वर्षों में चूक होने की दशा में भी कंपनी के समापन के आदेश यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है इसमें, लास्ट रीजन है, उचित और न्याय संगत। अगर न्यायाधिकरण को लगता है उचित और न्याय संगत रूप से कंपनी का समापन किया जाना यहाँ पे अनिवार्य है, तो यदि अधिकरण किन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत कंपनी का समापन करना उचित एवं न्याय संगत समझता है तो वह समापन का आदेश यहाँ पे जारी कर सकता है। जस्ट एंड इक्विटेबल, एंड इफ द ट्रिब्यूनल कंसिडर it just and equitable to wind up the company under certain circumstances, it may issue a winding order। ठीक है, इस प्रकार से कंपनी का समापन किया जा सकता है। 5 कारण है, उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, अब अनिवार्य समापन की प्रक्रिया कैसे होती है? नहीं, अनिवार्य समापन 2 प्रकार से होता है, जैसे पिछली बात कर चुके हैं। एक तो होता है आपका अनिवार्य समापन, दूसरा होता है आपका ऐच्छिक समापन। ऐच्छिक समापन आप देखेंगे। ठीक है, तो अनिवार्य समापन के बारे में जो रीजन थे वो देख चुके हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है अनिवार्य समापन करने हेतु? फर्स्टली होगा यानी समापन के लिए यहाँ पे आवेदन करना होगा, यानी अप्लाइंग फॉर वाइंडिंग अप। इस सर्वप्रथम कंपनी के समापन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यानी ट्रिब्यूनल के पास में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। ये आवेदन पत्र स्वयं कंपनी दे सकती है या कंपनी के जो ऋणदाता है जैसे डिवेंचर्स है, कैंडिडेट्स है, वो दे सकते हैं, रजिस्ट्रार दे सकता है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार अथवा निस्तारक जो लिक्विडेटर होता है उसके द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी अप्लाइंग फॉर वाइंडिंग अप, फर्स्ट एन एप्लीकेशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मस्ट बी सबमिटेड। दिस एप्लीकेशन मे बी filled by the company itself, a creditor, the registrar, the central government और the liquidator। इन व्यक्तियों द्वारा समापन के आदेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास में। नेक्स्ट है कंपनी द्वारा स्थिति विवरण प्रस्तुत करना। अब जैसे समापन की प्रक्रिया होगी, स्वाभाविक है कि उसके रिगार्डिंग कंपनी द्वारा जो स्थिति विवरण है कंपनी का, उसमें कंपनी के असेट्स, लायबिलिटीज, क्रेडिटर, डेटर्स जो भी उसका विवरण होगा, साथ में कर्मचारियों की संख्या, जो भी अधिकारी है उनकी संख्या, संचालकों की संख्या, उनके नाम, पते, उनकी लायबिलिटी एक्सेट्रा जो भी है उन सब का यहाँ पे उल्लेख होगा।
यदि कंपनी के समापन यानी कंपनी द्वारा स्थिति विवरण प्रस्तुत करना, यदि कंपनी के समापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो कंपनी को एक स्थिति विवरण न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अब इसमें निम्न बातों का उल्लेख होता है, कौन कौन सी होती है। ये तो कंपनी के सभी संचालकों ने जो डायरेक्टर्स होते हैं तो कंपनी का सचिव होता है, उसका अंतिम याद पत्र जो भी उनका निर्णय लिया गया उसका याद पत्र आएगा। उसके अलावा कंपनी के जो भी एसेट्स है, जो उसके एसेट्स कौन कौन से स्थानों पर है उसका विस्तृत विवरण, उसका जो एक्चुअल मूल्य है, बाजार मूल्य है, वो यहाँ पे लिखा मेंशन होगा। इसके अलावा जो भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं श्रमिक है, अन्य जो भी कर्मचारी है, उनका विस्तृत विवरण होगा और उनकी जो बकाया देय राशि है उनका विवरण होगा। इसके अलावा अन्य कोई विवरण है जिसके लिए अधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया है, इस प्रकार की कंप्लीट सूचना अधिकरण के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अधिकरण द्वारा आवेदन पत्र का अध्ययन करना। जैसे इस प्रकार की सूचना अधिकरण को दे दी जाती है तो अधिकरण उस पर स्टडी करता है, उस पर विचार विमर्श करता है, उसको जांचता है कि जो सूचना दी गई है वो सही है गलत है, उस पर विचार करता है। तो यानी जब अधिकरण किसी कंपनी के समापन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त करता है तब वह इसका अध्ययन करता है। आरंभिक रूप से संतुष्ट होने पर ही आगे की कार्रवाई वो करता है। एंड व्हेन द ट्रिब्यूनल रिसीव ए पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, इट एग्जामिन द एप्लीकेशन, फर्दर proceeding are initiated only after it is satisfied on a preliminary basis। नेक्स्ट है राजपत्र में सुनवाई का विज्ञापन जारी किया जाता है। अब इन लोगों द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, अब ट्रिब्यूनल द्वारा राजपत्र में या न्यूज़पेपर में एक सूचना प्रकाशित करवाई जाती है कि इसके उपरांत अधिकरण इस आवेदन पत्र या याचिका को राजपत्र में प्रकाशित करवाता है। इसमें याचिका की सुनवाई की तिथि दी जाती है, जो भी उसके स्टेक होल्डर है उनको समय दिया जाता है कि जो कंपनी का समापन किया जा रहा है तो उनकी राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है आपकी कोई आपत्ति है या आपको क्या कारण है एक्सेट्रा जो भी है, तो उनको सुनवाई का अवसर यहाँ पे दिया जाता है। तो याचिका की सुनवाई का विज्ञापन जारी किया जाता है। जिस दिन याचिका की सुनवाई की जाती है उससे कम से कम 14 दिन पूर्व, ये ध्यान रखना डेज आपको, यानी कम से कम 14 डेज यानी 14 डेज पूर्व एक विज्ञापन द्वारा याचिका की सुनवाई की तिथि की घोषणा यहाँ पे की जानी आवश्यक होती है। और उस दिन जो भी व्यक्तियों को याचिका के लिए आमंत्रित किया गया है वो व्यक्ति यहाँ पे एकत्रित होते हैं और जो भी अपनी राय है वो वहाँ पे प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है। जब अधिकरण याचिका से संबंधित सभी पक्षकारों की सुनवाई कर लेता है, ठीक है, जो उसको सही लगता है गलत लगता है उनकी सुनवाई कर लेता है, तब दिए गए आदेश में से किसी भी प्रकार का वो आदेश दे सकता है। अब किसी प्रकार का आदेश मतलब कंपनी को यथावत रख सकता है। अब इसमें क्या क्या आदेश देगा, एक तो है वह याचिका को बिना खर्च या खर्च के साथ अस्वीकार कर सकता है, ठीक है, यानी उसको रिजेक्ट कर सकता है, यानी कंपनी का समापन नहीं करेगा। या इसके अलावा वह सुनवाई को सशर्त या बिना किसी शर्त के स्थगित भी कर सकता है, ठीक है, उसको यथा स्थिति रख सकता है। या वह उचित समझे तो अंतरिम आदेश भी दे सकता है, अगर उसको उचित लगता है तो इंटरिम ऑर्डर भी जारी कर सकता है। वह उचित समझे तो खर्च के साथ साथ अथवा बिना खर्च के अनिवार्य समापन का आदेश भी यहाँ पे दे सकता है। 4 स्थितियां हैं उपरोक्त में से, जो उसको उचित लगता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट है समापन का आदेश नहीं देना। नेक्स्ट क्या देगा है, समापन का आदेश नहीं देना। यदि कंपनी के समापन की याचना उचित एवं न्यायसंगत कारण के आधार पर नहीं की जाती है तो भी अधिकरण उस कारण के आधार पर समापन का आदेश देने से मना कर सकता है। अगर कंपनी का समापन किया जा रहा है, जिन व्यक्तियों ने एप्लीकेशन दिया है, न्यायाधिकरण को ऐसा नहीं लगता है कि जो कंपनी का समापन करना स्टेक होल्डर के अनुकूल नहीं होगा या जनता के अनुकूल नहीं होगा या देश के अनुकूल नहीं होगा, ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टर है उनके अनुकूल नहीं होगा, तो अधिकरण चाहे तो कंपनी के समापन का आदेश नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है वैधानिक सभा बुलाने के लिए आदेश देना। अब है जो स्टेचुटरी मीटिंग होती है उसको बुलाने के लिए आदेश दे सकता है। यदि कंपनी के समापन की याचिका इस आधार पर दी गई है कि कंपनी ने अपनी वैधानिक सभा नहीं बुलाई है, अगर यानी इसमें जो रीजन दिया गया है कि कंपनी द्वारा वैधानिक सभा नहीं बुलाई गई है, इस कारण से जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं या इलीगली एथिकली यानी अनएथिकली कार्य कर रहे हैं, तो उसके संबंध में अगर याचिका दी जाती है तो ट्रिब्यूनल आदेश दे सकता है कि आप अपनी जो चूक की है अपनी वैधानिक सभा बुलाने की, तो वैधानिक सभा आप बुला सकते हैं। अगर आप बुलाते हैं तो उसके आधार पर यहाँ पे कंपनी का समापन नहीं किया जा सकता है। तो वैधानिक सभा बुलाने के लिए आदेश देना। यदि कंपनी के समापन की याचिका इस आधार पर दी गई है कि कंपनी ने अपनी वैधानिक सभा नहीं बुलाई है, तब वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, तो अधिकरण कंपनी को वैधानिक सभा बुलाने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी यहाँ पे दे सकता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई कंपनी को करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं समापन की दशा में निस्तारक की नियुक्ति करना। अब समापन होगा तो कंपनी द्वारा यानी अगर अनिवार्य समापन हो रहा है तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल द्वारा एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाती है, यानी समापक की नियुक्ति की जाती है। तो जो कंपनी का पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो अपने हाथों में ले लेता है। एंड जो कंपनी की असेट्स है, जो लाइबिलिटीज है, अब असेट्स में आपका जो भी असेट साइड में आपका लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, डेटर्स आ गया, एक्सेट्रा जो भी
एसेट्स है वो आ जाएगी, और जो क्रेडिट्स लेनदार है वो आ जाएंगे, उनको कंट्रोल में ले लेता है, और वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग संपत्तियों को बेचता है, और जो भी ऋणदारी है उनको पेमेंट करता है। अगर कोई सरप्लस शेष रहता है तो जो शेयर होल्डर्स है उनके मध्य उनको डिवाइडेड करने का कार्य करता है, और उसकी हर 6 माह में रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को या रजिस्ट्रार को वो भेजते रहता है। यानी यदि अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे देता है, अगर अधिकरण अभी यहाँ बात हो गई, इतनी प्रोसेस होने के बाद में अगर अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे देता है, यहाँ पे लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी, तो वह कंपनी के लिए निस्तारक की नियुक्ति कर देता है। वह इसकी सूचना निस्तारक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को तथा रजिस्ट्रार को भेज देता है। यानी इसकी सूचना किस व्यक्ति को लिक्विडेटर के रूप में नियुक्ति की गई है उसको सूचना दे देता है, और उसकी कॉपी एक संबंधित जो उस एरिया का रजिस्ट्रार होता है कंपनी रजिस्ट्रार को यहाँ पे भेज दिया जाता है। Appointment of a liquidator in the event of winding up, if the tribunal orders the winding up of a company, it appoints a liquidator for the company. It sends intimation of this to the person appointed as the liquidator and to the registrar. नेक्स्ट है समापन के आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना। अब जो समापन के आदेश की प्रतिलिपि है वो रजिस्ट्रार को दी जाती है, जैसे पहली बात कर चुके पुनः करते हैं। कंपनी के समापन की तिथि कितने दिनों के भीतर, ये डेज आपको ध्यान रखना है, 30 डेज। कितना है? 30 डेज। यानी कंपनी के समापन की तिथि के 30 दिनों के भीतर कंपनी तथा समापन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को समापन के आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत कर देनी चाहिए। यानी 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत कर देनी चाहिए। और फिर स्थिति विवरण प्रस्तुत करना, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो जब कंपनी के समापन का आदेश ट्रिब्यूनल द्वारा दे दिया जाता है और निस्तारक की नियुक्ति हो जाती है, तब कंपनी के संचालक तथा सचिव, जो भी कंपनी डायरेक्टर्स होते हैं, जो भी उसका सेक्रेटरी होता है आदि, कंपनी की स्थिति विवरण तैयार करते हैं। ये स्थिति विवरण निस्तारक को दे दिया जाता है, जिसमें निम्न विवरण होते हैं जैसा कि ऊपर बात कर चुके हैं, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, कितने लेनदार है, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या है, अधिकारियों की संख्या है, कि उनका कितना पेमेंट ड्यू है, एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे विवरण के रूप में लिक्विडेटर को दे दिया जाता है। फिर निस्तारक द्वारा आरंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब इसको देखते हैं, निस्तारक द्वारा, जो लिक्विडेटर होता है कंपनी का, उसके द्वारा किस प्रकार से आरंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी रिपोर्ट समापन के आदेश के 6 माह, क्या देर का इसमें, यानी रिपोर्ट समापन के आदेश के 6 माह के भीतर निस्तारक को एक आरंभिक रिपोर्ट अधिग्रहण के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है। यानी जैसे प्रोसेस चल रही है तो आरंभिक रिपोर्ट ट्रिब्यूनल के समक्ष जो लिक्विडेटर है उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करनी पड़ती है, कि उसके द्वारा ड्यूरिंग 6 मंथ में क्या क्या कार्य किए गए हैं, किन किन संपत्तियों को बेचा गया है, किन व्यक्तियों को पेमेंट किया गया है, एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं उसका विवरण उसे देना होता है। इस रिपोर्ट में कंपनी की पूंजी, संपत्तियों और बकाया ऋणों का विवरण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कंपनी के विघटन की घोषणा करना। जैसे ही ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, यानी जैसा एक पिछली बात की थी अपने, समापन अलग प्रोसेस होती है, विघटन अलग प्रोसेस होती है, ठीक है। एंड वाइंडिंग और डिसोल्यूशन अलग अलग होता है। तो समापन में तो कंपनी की समापन करने की, यानी उसको एक तरह से बंद करने की प्रक्रिया होती है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, यानी कंपनी रजिस्ट्रार इससे संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, न्यायालय के आदेश से, और जो भी न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी पालना कर ली जाती है, उसकी कंप्लाइंस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में रजिस्ट्रार उस बेसिस पर कंपनियों का नाम अपने रजिस्टर से हटा देने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है या हटा देता है। उसी को ही कंपनी का विघटन कहा जाता है। यानी विघटन होने के बाद में कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, और समापन के दौरान कंपनी अपना व्यापार जारी रख सकती है, जबकि विघटन होने के बाद में कंपनी किसी प्रकार से अपना व्यापार जारी नहीं रख सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी के विघटन की घोषणा है जब निस्तारक सभी संपत्तियों और दायित्वों के भुगतान का उपभोग कर लेता है या उसका प्रयोग कर लेता है या उसका निपटारा कर देता है, और तब अधिकरण यह उचित समझता है कि निस्तारक संपत्तियों एवं कोषों के अभाव में समापन की कार्रवाई आगे जारी नहीं रख सकता है, तो वह एक आदेश जारी करके कंपनी के विघटन की घोषणा यहाँ पे कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है। अब इसमें देखते हैं विघटन की सूचना है। जैसे ही कंपनी का विघटन हो जाएगा, समापन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, फिर विघटन की सूचना देनी होगी। तो कंपनी के निस्तारक को, लिक्विडेटर को, कंपनी के विघटन के आदेश की प्रतिलिपि कब, जैसे विघटन होता है तो आदेश की प्रतिलिपि 30 डेज में, कितने दिनों में, तो ये आपको दिन ध्यान रखने हैं कि प्रतिलिपि 30 डेज में दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, द कंपनीज लिक्विडेटर मस्ट सबमिट ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर फॉर द कंपनीज डिसोल्यूशन टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोसेस होती है समापन और विघटन की। तो अनिवार्य समापन की प्रक्रिया के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अब आपका आता है स्वैच्छिक समापन। स्वैच्छिक समापन किस प्रकार से किया जाता है? अब स्वैच्छिक समापन किसी भी के द्वारा हो सकता है, लेनदार द्वारा हो सकता है, या देनदार द्वारा, यानी जो शेयर होल्डर्स है उनके द्वारा हो सकता है,
ठीक है, या कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा हो सकता है, ठीक है, या इसके अलावा कंपनी एक नियत समय के लिए बनाई गई थी, एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, वो उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो इस प्रकार से कंपनी का जो समापन होता है वो ऐच्छिक समापन कहलाता है। एक सामान्य संकल्प यानी जनरल रेजोल्यूशन द्वारा यदि निम्नलिखित मामलों में सामान्य बैठक में पारित किया गया हो, क्या क्या कारण हो, जहां कंपनी की अवधि लेखों द्वारा तय की गई थी और अवधि समाप्त हो गई, जैसे 5 वर्ष के लिए कंपनी बनाई गई थी वो समाप्त हो चुकी है, तो यहाँ पे कंपनी का समापन हो जाएगा, जो भी उसका उद्देश्य था वो कंप्लीट हो चुका है। या इसके अलावा जहां आलेख में किसी भी घटना की समाप्ति पर कंपनी का समापन होना है और वह घटना समाप्त हो चुकी है, यानी किसी भी घटना यानी जो भी उसका टारगेट है या किसी प्रकार जो भी उन्होंने डिसाइड किया था वो घटित हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके आधार पर कंपनी का ऐच्छिक या स्वैच्छिक समापन यहाँ पे किया जा सकता है। एंड वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी वाज फिक्स्ड बाय द आर्टिकल्स एंड द पीरियड हैज एक्सपायर्ड। नेक्स्ट है वेयर द कंपनी इज टू बी वाउंड अप अपॉन द occurrence of any event specified in the articles and that event has occurred। अब नेक्स्ट है एक विशेष प्रस्ताव द्वारा यानी एक स्पेशल रेजोल्यूशन द्वारा कंपनी का समापन स्वैच्छिक समापन किस प्रकार से किया जाएगा। अन्य सभी मामलों में सदस्यों द्वारा पारित है। जब स्वैच्छिक समापन के लिए एक संकल्प पारित किया जाता है तब से सरकारी राजपत्र यानी सरकारी जो गजट होता है नोटिफिकेशन उसमें और एक स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन द्वारा जनता को सूचित कर दिया जाता है कि कंपनी का स्वैच्छिक समापन यहाँ पे किया जा रहा है। एंड व्हेन ए रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप is passed by means of a special resolution passed by the members in all other cases, the public must be informed through an advertisement in the official gazette and a local newspaper। ऑफिशियल गजटेड में और लोकल न्यूज़पेपर इस प्रकार की सूचना पे प्रकाशित करवा दी जाती है। अब टाइप्स ऑफ स्वैच्छिक समापन के प्रकार देखते हैं। यहाँ पे पहले अनिवार्य समापन के प्रकार देखे थे, अब यहाँ पे स्वैच्छिक समापन किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। अब इसमें दो कारण होते हैं, एक तो होता है सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन, किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, एक तो होता है सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन होता है, एक होता है लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन होता है। सदस्य बोले तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं वो मेंबर्स होते हैं, और लेनदार बोले तो जैसे डिवेंचर है जो भी क्रेडिटर्स है वो एक तरह से यहाँ पे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। अब सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन के बारे में बात करें, यदि कंपनी अपने समापन होने के समय ऋण का भुगतान करने में सक्षम है, यानी समापन होने के समय अगर कंपनी ऋण का भुगतान करने में सक्षम है, उसके पास में फंड अवेलेबल है और डायरेक्टर्स ने या निदेशकों ने उस प्रभाव के लिए एक घोषणा की है, तो इसे सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन कहा जाता है। ठीक है, यानी जो सदस्यों ने एक तरह से जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि कंपनी के पास में कंपनी का समापन करना है और उसके पास में फंड अवेलेबल है, तो इस संबंध में कंपनी एक घोषणा कर देती है, तो वो एक तरह से कंपनी का स्वैच्छिक समापन कहलाता है। जैसे लेनदार द्वारा स्वैच्छिक समापन है, यदि शोधन योग्यता की घोषणा नहीं की गई है, यानी जो उसको शोधन योग्यता है यानी जो ऋणों का भुगतान करना है की घोषणा नहीं की गई है, तो यह माना जा सकता है कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, उसके पास में फंड अवेलेबल नहीं है, यानी कंपनी लॉसेज में चल रही है। उस मामले में कंपनी को अपने लेनदारों की सभा में समापन के लिए संकल्प पारित करना होगा। अगर कंपनी के पास फंड है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ही आसानी से निर्णय ले सकते हैं। अगर कंपनी के पास में शोधन क्षमता के पास लिए फंड नहीं है या पैसा नहीं है, कंपनी लॉसेज में चल रही है, तो इस संबंध में जो क्रेडिटर्स है उनसे राय ली जाती है कि हमारे पास में कंपनी लॉसेज में चल रही है, हम इसका समापन करेंगे। ठीक है, तो उनसे प्रस्ताव पास करके यहाँ पे संकल्प लेके कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कोर्ट के निरीक्षण के तहत स्वैच्छिक समापन। अब नेक्स्ट स्थिति इसमें कोर्ट के निरीक्षण के तहत स्वैच्छिक समापन, जो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट सुपरविजन करता है, कोर्ट भी इसको समापन कर सकता है ऐच्छिक। तो किसी कंपनी के स्वैच्छिक समापन के लिए एक संकल्प पारित करने के बाद किसी भी समय न्यायालय एक आदेश बना सकता है, दे सकता है कि स्वैच्छिक समापन का कार्य जारी रहेगा, लेकिन न्यायालय की देखरेख के अधीन होगा। यानी स्वैच्छिक समापन आप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन न्यायालय उसमें इंटरफेयर करेगा, उसका सुपरविजन करेगा। ठीक है, एक पर्यवेक्षण आदेश सामान्यतः कंपनी के लेनदारों और योगदानकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि कंपनी में जो क्रेडिटर्स है उनका जो बकाया पेमेंट है उनका भुगतान मैक्स टू मैक्स किया जा सके, और जो योगदान करता है उनकी सुरक्षा की जा सके। न्यायालय द्वारा निरीक्षण के अधीन एक स्वैच्छिक समापन को जारी रखने के लिए याचिका रेट या न्यायालय द्वारा समापन होने के लिए एक याचिका मानी यहाँ पे जाती है। यानी एट एनी टाइम आफ्टर ये रेजोल्यूशन फॉर ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप of a company has been passed, the court may order that the voluntary winding up proceeding continue but remain subject to the supervision of the court, as supervision order is generally issued to safeguard the interest of the company's creditors and contributors. A petition to continue a voluntary winding up under court supervision is treated as a petition for
वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कंपनी का समापन किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका कंपनी समापक के बारे में बात करेंगे, यानी कंपनी समापक क्या होता है, इसके राइट्स क्या होते हैं, यानी कंपनी समापक क्या होता है, फिर केंद्र से इसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, फिर इसके अलावा सरकारी समापक के कर्तव्य कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद में सीमित देयता साझेदारी जो एलएलपी होती है उसके रिगार्डिंग क्या क्या कार्य किए जाते हैं, और सीमित देयता साझेदारी के विशेषता इलेक्शन कौन कौन से होते हैं, और सीमित देयता साझेदारी के गठन पंजीयन की प्रक्रिया क्या है, इसके अलावा सीमित देयता साझेदारी के गठन संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं, किस एक्ट के तहत इसको कंट्रोल किया जाता है, और नाम के संबंधी प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, शब्द के उपयोग पर दंड अगर जो भी प्रोविजन बना रखे हैं तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो 25 मिनट आधा घंटे के आसपास चैप्टर को रख रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके चौथे नंबर की जो क्लास आएगी उसमें कंपनी समापक से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंपनी समापक से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स बात कर चुके हैं कि कंपनी का समापन किस प्रकार से किया जाता है, समापन क्या होता है, विघटन क्या होता है, इनके मध्य अंतर क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, अनिवार्य समापन किस प्रकार से किया जाता है, ऐच्छिक समापन किस प्रकार से किया जाता है, अनिवार्य समापन में मुख्य मेजर कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से घटक या कारण होते हैं, इसका कारण से जो ट्रिब्यूनल होता है उसके द्वारा समापन किया जाता है। फिर समापन के रिगार्डिंग जो लिक्विडेटर होता है उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, लिक्विडेटर का मुख्य कौन कौन से कार्य होते हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।